दुनिया देश का जो सबसे स्वच्छ शहर का जो रिकॉर्ड है वो इंदौर के पास है। समाज में कैसे वो स्वच्छ समरस वातावरण बना रहे, उसके लिए जो एक कलम जो सतत काम कर रही है हिंदी साहित्य में, वो आज हमारे साथ है। और आज हम उनसे कुछ बात करने, कुछ सुनने, कुछ सीखने के लिए आए हैं। और मैं तो इंदौर मेरे लिए दूसरा घर है। मैं 3-4 महीने 6 महीने में आता रहता हूँ। असगर साहब पहली बार आए हैं, तो पूरे इंदौर की ओर से मैं असगर साहब का स्वागत करता हूँ। असगर साहब का परिचय या उनकी तारीफ करने में नुकसान ये है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सबसे ख़राब लगता है कि लोग उनको बैठा के उनकी तारीफ करें, लोग उनकी तनकीद करें तो वो उन्हें चलेगा। अब साहब, जब इतना बड़ा व्यक्ति जिसका इतना बड़ा काम हो, तो मेरे जैसा व्यक्ति उसको जब कहे तो ये तारीफ के हिस्से में मत मानिए। मैं सर इन सबको सूचना के तौर पे भी दे रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे नए बच्चे हैं, उनके लिए जानकारी है, और बहुत सारे जिनके पास जानकारी है उनको वो दोबारा पुष्टि करने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ। असगर वजाहत साहब के परिचय को आप यूँ समझें कि गालिब के शहर में रहते हैं, कबीर के पड़ोसी हैं, और सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्र कवि के गृह जनपद के रहने वाले हैं। दिल्ली में रहते हैं, बनारस के पड़ोस में हैं, और फतेहपुर के निवासी हैं। ये शहर सिर्फ भौगोलिक तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी जब हम बात करेंगे, जब हम पूछेंगे सर से, तो आपको लगेगा कि हाँ, वो कबीर के पड़ोसी सिर्फ भौगोलिक तौर पे नहीं हैं, बल्कि विचारों में और जीवन में किस तरह से उन्होंने कबीर को जिया है बिना कहे, वो चीज़ आपको सामने नजर आएगी। एक व्यक्ति, और कितना कुछ लिखा है, कितना कुछ लिखा है। अगर आप नाटक कहें, अगर आप फिल्में कहें, और अगर आप टीवी सीरियल्स हैं, और अगर आप उपन्यास कहें, और सबसे बड़ी चीज़ कि लगातार सर तो फेसबुक पे अगर कोई कमेंट लिख देते हैं, लोग कुछ लिखते हैं टिप्पणी, तो जितने लोग जवाब देते हैं उन सबको उत्तर भी लिखते हैं। और क्या मतलब, अगर सर बादशाह होते तो कुछ नेपोलियन बोनापार्ट के उसकी तरह होते, जिसने कहा था कि जो मेरी सभा में जो असहमत हैं, वो मेरी सभा जो सहमत हैं वो यहाँ से चले जाएं, मेरी सभा में वही रहें जो मुझसे असहमत हों, क्योंकि कुछ भी रचा जाने के लिए असहमति जरूरी है। यही आपका मानना है। सर कुछ बातें करते हैं, 70 बरस पहले चलते हैं फतेहपुर। सैयद असगर वजाहत रिजवी के बचपन में 1955-60 के बीच आप बताइए कि एक ज़मींदार के बेटे में ये साहित्य का बीज कहाँ से पड़ा? चूँकि आप इंटरव्यू में आपने कहा कि आपके पिताजी कोई काम नहीं करते थे, और बचपन में आपके पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उस्ताद आपको पढ़ाया करते थे, तो आप उस वक्त सोचा करते थे कि किस तालाब में कमल अच्छे खिले होंगे। तो उस चेतना का व्यक्ति, और तो शायद जो दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण है वो सामान्यतः लेखकों की तरह नहीं है, बल्कि और आपको वो और ज़्यादा प्रासंगिक बनाता है। तो अब आप बचपन के कुछ किस्से सर बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहले तो इंदौर में
मुझे ये उम्मीद कम थी कि इतनी तादाद में लोग मुझसे बातचीत सुनने यहाँ होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस बातचीत को सुनने के लिए इस तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मैं बल्कि आपसे कह भी रहा था कि अरे एक लेखक की बात सुनने के लिए कौन आएगा, कौन लोग। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप नहीं जानते, इंदौर एक दूसरे किस्म का शहर है और यहाँ पर जो गंभीर लोग हैं, जिनकी अदब में दिलचस्पी है, उनकी कमी नहीं है। तो ये साबित हो गया कि ये एक ऐसा गंभीर शहर है जहाँ अदब में बातचीत करने को सुनने के लिए लोगों की कमी नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। अब आपके सवाल का जवाब, देखिए होता क्या है कि अपने आप को आप रोक नहीं सकते। जो जहाँ से जिसको जैसा मिजाज मिला थोड़ा सा बदलना भी मुश्किल होता है। एक लापरवाही और एक तजस्सुस और एक जुस्तजू। तो बचपन में ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैंने लिखा भी हुआ है कि मुझे पढ़ने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस माहौल में रहता था तो वो नेचर से, कुदरत से इतने नज़दीक था, इतने करीब था और उसके इतने बड़े अट्रैक्शन थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था कि इन चीज़ों में, ये जो चिड़िया हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो फल हैं, ये जो जानवर हैं, कितने दिलचस्प हैं ये जो फूल खिले हुए हैं। तो इन सब के बारे में इनकी इतनी कशिश है कि उसके आगे जो है वो किताब में लिखे हुए जो लफ्ज़ हैं वो लगता था कि ये बेमानी है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं, इनको देखना चाहिए कुदरत को। टीचर जो हमको पढ़ाते थे बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वो पूछते थे कि भाई समझ गए तुम? तो मैं कहता था हाँ समझ गया, जबकि मैं कुछ नहीं समझ पाता था। लेकिन टीचर मेरे ऊपर यकीन करते थे पूरा, वो मान लेते थे कि हाँ मैं समझ गया। ये सिलसिला चला करता था जब तक इम्तिहान नहीं आ जाता था। इम्तिहान जो है आता था तो पता चल जाता था कि कितना समझे कितना नहीं समझे। तो इस तरह की ज़िंदगी थी शुरू की, और बहुत पुरसुकून, बहुत ज़्यादा एक ठहरी हुई ज़िंदगी जहाँ कोई बहुत इवेंट नहीं है, कोई घटनाएं नहीं हैं, सारी चीज़ें रूटीन की हैं और सारी चीज़ों की जो रफ्तार है वो बहुत मध्यम रफ्तार है। तो एक आरामदेह ठहरी हुई ज़िंदगी रही। सर एक अब बचपन की बात हो गई, अब हम नौजवान असगर वजाहत से मिलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होते हुए आप जेएनयू पहुंचते हैं, फिर जामिया मिलिया में प्रोफेसर होते हैं। आपके पुरखे सब फारसी के स्कॉलर थे, उर्दू आपके परवेश में थी, विद्यार्थी आप विज्ञान के थे, बीएससी की पढ़ाई की, फिर हिंदी में ये राग अनुराग आपका कहाँ से हुआ और हिंदी कैसे आपने चुना? देखो हिंदी का मामला ऐसा है कि यूपी बोर्ड से पढ़े हुए थे। यूपी बोर्ड में तो हिंदी मीडियम है, हिंदी पढ़ाई जाती थी। उर्दू माहौल में थी। बाद में ये कहा गया, हमारे ज़माने में ये होता था कि माँ बाप ये फ़ैसला करते थे कि बेटा क्या बनेगा। तो मेरे बारे में ये फ़ैसला किया गया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर। मुझे नहीं मालूम था कि ये फ़ैसला हो गया है, बहुत बाद में पता चला कि ये फ़ैसला हो गया था। तो साइंस पढ़ो, डॉक्टर बनना है। तो जिसको पढ़ाई में ही दिलचस्पी नहीं थी उसको साइंस में क्या दिलचस्पी होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो बीएससी करते करते ये पता लग गया था कि ये गाड़ी चलेगी नहीं। और हम 3 दोस्त थे, जिनमें से एक को शायद आप लोग जानते होंगे, उमराव जान, आपने फ़िल्म देखी होगी। तो मुज़फ़्फ़र अली उसके जो डायरेक्टर हैं, तो वो क्लास फेलो हुआ करते थे मेरे बीएससी में, हम साथ थे। तो उनका भी यही हाल था कि भाई पढ़ तो रहे हैं साइंस, लेकिन
सारा काम वो कर रहे हैं, शेर व शायरी हो रही है, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, सिवाय इसके कि पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट हो, बाकी सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। अब बीएससी करने के बाद ये हुआ कि भाई लिटरेचर में एमए करना चाहिए, तो 3 ऑप्शन थे वहाँ एमए के लिए। तो उर्दू में एमए कर सकते थे, अंग्रेज़ी का ऑप्शन था और हिंदी का था। तो ये सोचा कि यार जिस ज़बान के ज़रिए हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और जो हमें आती भी है, क्यों ना उसमें एमए करें। करने को तो हिंदी में एमए ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस माहौल में और उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी का हिंदी में एमए करना ऐसा था जैसे उसने आधी खुदकुशी कर ली हो, आधी आत्महत्या कर ली हो। लोग कहते अरे तुमने हिंदी में एमए की ज्वाइन कर लिया, ओ अरे 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 अरे। सर ये क्या हुआ? बीच में रोक के मैं बता रहा हूँ, आप वो भी बता दीजिए कि आपको एडमिशन मिला कैसे। हाँ, एडमिशन भाई गए, हमारे पंडित जी जो हेड थे, तो उन्होंने कहा भाई हिंदी तो तुमने पढ़ी नहीं, बीए में तुम्हें एडमिशन कैसे मिल जाएगा। मैंने उनको दिखाया, साहब लिखता हूँ मैं, कहानी अफसाने हिंदी में छपे हैं। तो वो कहा कि जाओ दे देते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। मैंने कहा ठीक है। मुझे ये लगता था कि लिटरेचर में एमए करूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब पढ़ाई शुरू हुई तो ये लगा कि आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। टीचर इस तरह पढ़ाते थे कि उसमें दिलचस्पी पैदा होने का कोई सवाल नहीं था, और सारे सवाल थे लेकिन कोई दिलचस्पी पैदा होने का सवाल नहीं था। लेकिन आप हंसे तो भाई करना पड़ा, तो ये रहा वहाँ का सिस्टम। सर आपने चूंकि मुजफ्फर अली साहब का जिक्र कर दिया, 1978 में असगर वजाहत साहब ने गमन फिल्म लिखी। गमन जो स्मिता पाटिल ने जिसमें मुख्य भूमिका अदा की थी। सर आपने तब गमन लिखी। अब हालांकि फिर सर इधर मुंबई रह रहे हैं और सर का जो सिग्नेचर नाटक है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, जो हबीब तनवीर का भी, हबीब तनवीर ने जिसको किया, हबीब तनवीर के हवाले से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन असगर वजाहत साहब का लिखा हुआ ये नाटक अभी आमिर खान उस पर फिल्म बना रहे हैं, उस पे राजकुमार संतोषी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी एआई बेस्ड कुछ फिल्में बना रहे हैं और कई सारी फिल्मों के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगले साल जुलाई में सर 80 साल के हो जाएंगे। तो एक 80 साल के एक पहले एक विज्ञापन आता था कि एक बूढ़ा दौड़ते हुए बस चढ़ जाता है और एक जवान हाँफते हाँफते बस छोड़ देता है। तो वो विज्ञापन आता है कि 20 साल के बूढ़े कि 60 साल के जवान, 60 साल के जवान कि 20 साल के बूढ़े। तो हमारे लिए असगर वजाहत साहब 80 साल के जवान हैं जो नई नई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, न लिखने के स्तर पे बल्कि टेक्नोलॉजी के स्तर पे, बल्कि और बाकी प्रयोगों के स्तर पे। तो पहली चीज़ सर ये कि एक सवाल ये आता है कि आपने 1978 में, जिसके भी लगभग 50 साल होने को आ रहे हैं, उस फिल्म को इतनी सुपरहिट फिल्म लिखने के बाद फिर आपने फिल्मों की ओर रुख क्यों नहीं किया कि फुल टाइम आप फिल्म लिखें? दूसरा, अब जिस तरह की आप फिल्मों के साथ जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, वो भी हमें बताएं आप। देखिए, पहले आपके सवाल का जवाब जो उम्र के बारे में है, मुझसे लोग कहते हैं कि अरे आप बूढ़े नहीं होते। तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं गिनती भूल गया हूँ, मुझे गिनती याद नहीं, तो उम्र को गिन नहीं सकता अपनी, तो इस वजह से नहीं होता। और ये सही बात है कि अगर आप मानते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप होंगे, नहीं मानते हैं तो नहीं होंगे। अब आती है बात गमन की। मुजफ्फर अली एक दिन आए दिल्ली में मेरे पास, ये बात होगी कोई सन 72-73 की। तो कहने लगे मैं यार एक फ़िल्म बना रहा हूँ और उसकी स्क्रिप्ट लिख दो तुम।
उसमें केतन मेहता उनके असिस्टेंट थे, वो काम कर रहे थे, तो ये दोनों आए थे। और वो फिल्म जो है वो धीरे धीरे फिल्म को लिखा गया, बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। और उस ज़माने की जो प्रॉब्लम थी माइग्रेशन की, कि लोग गांव से शहर आते थे नौकरी की तलाश में, और फिर उनके साथ क्या होता था, ये उसकी कहानी थी। समिता पाटिल उसमें मेन रोल में थी। बहुत अच्छी फिल्म बनी, शूटिंग हुई बहुत अच्छी। और खुशी की बात है कि अभी कल ही मेरी बात हो रही थी मुज़फ़्फ़र अली से, तो उन्होंने कहा कि अब गमन 2 बनाना चाहते हैं वो। तो गमन 2 देखिएगा आप लोग नियर फ्यूचर में, तो उसकी भी स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर है, सौंपी गई है। तो ये गमन 2 आएगी अब। जहाँ तक फिल्मों में पूरी तरह ना आने का सवाल है, वो कुछ ऐसा है कि मतलब दिलचस्पी होना और दिलचस्पी को प्रोफेशन बना लेना, इन दो बातों में बड़ा फ़र्क है। ये अभी ठीक कहा गया कि जो आपका इंटरेस्ट है वो अगर आपका प्रोफेशन बन गया, मजबूरी बन गई है आपकी कि आपको तो उसी से कमाना है, उसी से खाना है, तो बहुत सी मजबूरियां हो जाती हैं, बहुत मजबूरियां हो जाती हैं। तो उन मजबूरियों से बचने के लिए, और दूसरा क्या हुआ कि बुनियादी तौर पर मेरा कमिटमेंट था राइटिंग से। और आप ये जानते हैं कि फिल्म में राइटिंग का रोल होता है, लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं होता। ये एक कलेक्टिव आर्ट है। तो यहाँ पर डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, डीओपी, इन सब के रोल शामिल हो जाते हैं। मतलब आपकी अपनी कहानी या आपका अपना सब्जेक्ट जो है उसको कई लोग मिल के डेवलप करते हैं, तो एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन है। तो ये इंडिविजुअल आर्ट नहीं होता है, जबकि राइटिंग जो है वो इंडिविजुअल आर्ट है, वहाँ एक आदमी लिखता है। और इंडिविजुअल आर्ट का जिसको मज़ा आ गया, उसको फिर कलेक्टिव आर्ट में बहुत मज़ा कम मुश्किल से आता है। वो किसी का शेर है, वो नहीं मिलते हैं जहाँ में वो किसी से, ये जाहिद नाम का शायर थे, नहीं मिलते हैं जहाँ में वो किसी से जाहिद, मिल गया जिनको मज़ा गोश है तन्हाई का। तो वो गोश है तन्हाई का मज़ा जो है, यही इंडिविजुअल आर्ट है। तो आपको अगर शायरी में मज़ा आ गया, अगर आपको अफसाना लिखने में आ गया, अगर नावल लिखने में आपको मज़ा आया, तो वो मज़ा इतना बड़ा होता है कि वो कलेक्टिव आर्ट में जा कर के बदल जाता है। तो आपने सुना होगा कि मार्केस जो हैं, बहुत बड़े, जो उनकी 100 Years of Solitude, उन्होंने अपनी नावल के राइट्स फिल्म के लिए देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉन्सेप्ट में, मेरे जहन में जो तस्वुर है नावल को लेकर, वो फिल्म में जाके बदल जाए। तो ये भी एक वजह थी कि मैं नहीं रहा। और दूसरा ये था कि जो मेरी दिलचस्पी के काम थे वो मैं करता रहा, फिल्मों से ही मुताल्लिक़। तो जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ काम, छोटी छोटी फिल्में बनाना, तो ये सब मज़े के लिए, ये सब ज़्यादातर काम ऐसा है कि जो आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपको, है ना। और बहुत जब प्रोफेशन में ऊंचे चले जाएंगे तो इतनी मजबूरियां हो जाएंगी कि फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा। और पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन पैसा भी मेरे ख़्याल से मज़े के लिए है। अगर पैसा है और मज़ा नहीं आ रहा तो पैसा बेकार है ना। पैसा बहुत है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, तो उस पैसे से क्या फ़ायदा। तो यही सब हालात रहे। सर मैंने कबीर का पड़ोसी कहा था, अभी देखिए सर का तुलसी भी से भी एक कनेक्शन निकल आया कि तुलसी ने कहा था कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, कि ये जो रामचरितमानस की रचना मैंने की है, ये मैंने अपने मन के सुख के लिए लिखी है। शायद
जो सबसे बड़ा साहित्य, सबसे ऊंचा साहित्य, सबसे सार्थक साहित्य होता है, वो सबसे पहले लेखक अपने मन के लिए लिखता है, और जो मन के लिए नहीं होता है वो सबके लिए नहीं हो पाता है। तो सर ये आप कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक तो जो आपका नाटक है जिस पे आमिर खान फिल्म बना रहे हैं, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, ये नाटक बड़े लंबे समय तक लिखने के बाद ये स्टेज नहीं हो पाया, और बड़े दिनों बाद ये नाटक स्टेज हुआ, और स्टेज हुआ तो अब उसके मेरे ख्याल से 1500 शो हो चुके हैं, 1500 शो, और 1500 शो और अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग, मतलब इस देश के तो शायद ही कोई डायरेक्टर होंगे हबीब तनवीर से लगा के बाकी सब कि जिन्होंने न किया हो। तो सर ये इतनी बड़ी यात्रा इस नाटक ने पूरी की, और अब जब फिल्म के रूप में ये नाटक का कथानक आएगा, स्वाभाविक तौर पे जैसे आप कहते हैं कि माध्यम बदलने से चीज़ें बदल जाती हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वैसा नहीं होगा जैसा नाटक आपने लिखा है, वैसी फिल्म नहीं होगी। लेकिन इस नाटक के बारे में आप कुछ यादें अपनी साझा कीजिए। देखिए, नाटक से मुतालिक 2-3 बातें हैं जो बड़े दिलचस्प हैं, वो मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करना। इसका एक शो हुआ था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी का शो में वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे कुछ फीडबैक भेजे कि देखिए हमारे दर्शकों ने हमको ये रिएक्शन दिया है। एक रिएक्शन बड़े मज़े का था। एक पाकिस्तानी कपल जो मुहाजिर था वो नाटक देखने आया। इस कपल में जो वाइफ थी तो उसको आँखों की बीमारी थी, आई डक, सूखी आँखें थीं जिसमें आँखों में पानी नहीं रहता, कम होता है, तो उसको एक ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें पानी आना शुरू होता है। वो भी आई थी नाटक देखने। नाटक देखने के दौरान कुछ ऐसे सीन थे नाटक में जो इतने इमोशनल थे कि ये जो लेडी थी, ये जो महिला थी, इनको इतना रोना आया, ये इतना रोईं, इतनी कि आंसू निकले कि जब अगले दिन ये डॉक्टर के पास गई ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर ने इनसे कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन हो गया। क्या बात। मतलब नाटक ने तुमको इमोशनली इतना चार्ज कर दिया कि वो जो वेन थी जिसको ऑपरेशन से खोला जाना था वो अपने आप खुल गई। क्या बात। तो नाटक जो है वो ऑपरेशन भी कर सकता है। ये बात मुझे पहली बार मालूम हुई कि नाटक लोगों को हंसा सकता है, रुला सकता है, खुश कर सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन नाटक जो है वो ऑपरेशन भी कर सकता है, ये मुझे पता नहीं था। हबीब तनवीर का जो शो था वो देखने के लिए पहले शो में बहुत से सिख आए थे, सरदार। उनके ग्रुप ने मुझसे बाद में कहा कि आपको मालूम नहीं है कि अनजाने में आप लोगों ने क्या कर दिया। ने कहा कि ये इस नाटक ने हमको इमोशनली इतना टच किया कि हम कह नहीं सकते आपसे। तो क्या है कि भावना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और ये दरअसल विचार और भावना दोनों का बड़ा संगम है इस नाटक में। ये इसकी सफलता का एक कारण हो सकता है। सर उस नाटक के बारे में भी थोड़ा बताइए जो तुलसीदास को केंद्रित करके आपने लिखा, चूँकि तुलसी को हम उस तरह से देख ही नहीं पाते कि एक व्यक्ति, तो हमको लगता है वो एक लेखक थे, लेखक की तरह जिए रहे। कभी अकबर के समकालीन कैसे अकबर तुलसीदास का संवाद होता है, और आप महाबली जो नाटक है उसको आप लिख पाते हैं, और महाबली के भी बहुत सारे शो हुए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इस तरह से लोगों के बीच चर्चा नहीं हुई है। वो साहित्यिक और थिएटर के हिस्से में तो बहुत मकबूल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। अकबर को राम कथा से बड़ा लगाव था, और राम टका नाम का एक सिक्का भी उसने चलवाया था, सोने का सिक्का था राम टका। इस नाटक में तुलसीदास और अकबर आमने सामने हैं।
और ये सवाल उठता है कि महाबली कौन है। अकबर अपने को महाबली कहलाना पसंद करते थे, लेकिन नाटक में ये पता चलता है कि महाबली अकबर नहीं है, महाबली नहीं है अकबर। क्यों? जो समय की सीमाओं को पार कर लेता है, समय की सीमाओं को जो पार कर लेता है और जो भौगोलिक सीमाओं को पार कर लेता है, जोग्राफिकल लिमिट्स को पार कर लेता है, वो महाबली होता है। तुलसीदास आज 400 साल के बाद भी घर घर में मौजूद हैं। समय की सीमाओं को पार कर लिया है, भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है, वो देश में और देश से बाहर दोनों जगह हैं। तो नाटक के क्लाइमेक्स में तुलसीदास अकबर से कहते हैं कि आप एक महान सम्राट हो और आप पुस्तकों में सदा सदा के लिए रहोगे, अमर रहोगे, पुस्तकों में, इतिहास में आप रहोगे। तो अकबर ये पूछता है कि और गोस्वामी आप? तुलसीदास कहते हैं कि मैं सदा वर्तमान में रहूँगा, वर्तमान में। क्या बात, वर्तमान में रहूँगा, वर्तमान के इसी तो के साथ तुलसीदास सबसे। तो ये नाटक है जो कि राजसत्ता और कला, इनके संबंधों को बारे में आता है। अद्भुत है सर के बारे में करीब आधे घंटे का हमें वक्त था और 1.5-2 घंटे तो मैं अकेले बोल सकता हूँ सर को बिठा के, बिना सर के बोले। और सर से बात करना तो मतलब ये है कि शेर है कि किसी के होंठ से झरते थे हीरे और मोती, जो इनसे बात भी कर ले अमीर हो जाए। तो सर से बात करना अमीर होना है और मुझे लगता है कि आप सब लोगों में भी थोड़ी थोड़ी वो संपन्नता आई होगी। सर इंदौर पहली बार आए, आपने उनको सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सत्र में अपनी भूमिका अदा की। बहुत धन्यवाद।